चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बी वेक्टर से डिनोट की जाती है। बी सिंबल से क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये जान लीजिए आप, ठीक है। अब चलिए, हुआ क्या है इसको समझना आपको जरूरी है, बिना समझे आप नहीं जान पाएंगे। बाई चांस मान लेते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, हमको नहीं मालूम कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। इस रीजन में बस मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी बातें हम जरूर जानते हैं, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये नहीं मालूम, ठीक। हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा, ठीक है। इस चार्ज को रखा, पहले ये चार्ज रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 0। इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। स्पीड कितनी है, 0, ऐसा समझो। अगर ये चार्ज रेस्ट पे और स्पीड 0 है, स्पीड 0 है इस चार्ज की, और इसको कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है। इस चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और इसकी स्पीड कितनी है, 0, ठीक है। तब इसके हमने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितनी लगी, 0। मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगी इस चार्ज पर, 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है। फिर हमने नोटिस किया, ये एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने इस चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में कुछ v स्पीड से, या कह सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करके देखा, हर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करके देखा, ठीक है। और जो हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ v स्पीड से इसको हम अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्पीड बोल दो या फिर बोलो वेलोसिटी, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो इस चार्ज को हमने v वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में क्या किया, प्रोजेक्ट किया। जब हमने अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तब क्या हुआ, ठीक है, तब क्या हुआ। अब देखिए, यहां से समझना जरूरी है आपका। जब इसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही थी इस पे। एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया गया कि इस पर जब इसकी स्पीड 0 थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही थी, 0। अब हमने इसको अलग अलग डायरेक्शन में क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक। तो एक डायरेक्शन ऐसी दिखाई दी कि जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कौन, आपका चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, ठीक। एक डायरेक्शन ऐसी मिली आपको, एक डायरेक्शन ऐसी मिली जहां पे उसके पास v वेलोसिटी है। किसके पास, चार्ज के पास v वेलोसिटी है। इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, 0 लग रही है। मतलब एक ऐसी आपको डायरेक्शन मिल गई जहां पे चार्ज के पास वेलोसिटी तो है, ठीक है, पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास वेलोसिटी होने के बावजूद ये वाली मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी होने के बावजूद एक डायरेक्शन ऐसी जरूर मिली जहां पर उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, 0 लग रही है। तो उस लाइन को क्या बोल दिया गया, वही लाइन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली। क्या कर ली, आइडेंटिफाई कर ली। कैसे आइडेंटिफाई की, मतलब अगर हम इस लाइन के अलोंग चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ v वेलोसिटी से, चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से, तो उन्होंने नोटिस किया
कि इस डायरेक्शन पर उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, 0 लग रही है। तो ये डायरेक्शन ही क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया कि अगर हम चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट किया तो इस चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स, इस पूरी लाइन के अलोंग इस चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन आइडेंटिफाई कैसे होगी, ये लाइन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन 2 डायरेक्शन की होगी। अगर हम चार्ज को बाय चांस इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्ट करते हैं तो भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, 0 लग रही है। ये मैग्नेटिक फोर्स लगा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। अब आपने बोला कैसे, देखो ये एक चार्ज है, ये क्या है, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है ये इंटरैक्ट करेगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि चार्ज भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। ठीक है, तो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरैक्ट करेंगी, तो इंटरैक्ट करने से फोर्स लगेगी। वो फोर्स कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स। बट इस चार्ज पर एक लाइन ऐसी जरूर है, इस रीजन में एक लाइन ऐसी जरूर है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, 0, डिस्पाइट ऑफ उसके पास वेलोसिटी है तो भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, 0 लग रही है। और वो लाइन कौन सी हो गई, ये वाली। तो इस लाइन को ही क्या डायरेक्शन, इस लाइन को ही क्या बोल दिया गया, जिस लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स 0 है और चार्ज के पास वेलोसिटी भी है और उसके पास मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, 0 है, इस लाइन को ही हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बोल देते हैं। अब ये लाइन 2 डायरेक्शन की हो सकती है, एक सिंगल डायरेक्शन की नहीं हो सकती। अब इस लाइन के अलोंग भी अगर आप चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे, इधर प्रोजेक्ट करेंगे, तो भी आप नोटिस करिए मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, 0 लगेगी। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो सकती है या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो सकती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक डायरेक्शन नहीं हो सकती। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिकली डिफाइंड नहीं है, कहने का ये मतलब है। यूनिक डिफाइन करने का क्या मतलब है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती तो ये यूनिकली डिफाइंड होती। अब यहां से एक्सपेरिमेंट से क्या देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिक डायरेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन की भी हो सकती है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन की भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की 2 डायरेक्शन हो सकती है। कोई भी दुनिया की एक स्ट्रेट लाइन ले लो, या तो डायरेक्शन ये होगी या तो डायरेक्शन ये होगी। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन की 2 डायरेक्शन हो सकती है। मतलब इस पूरी लाइन के अलोंग, इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, चार्ज पर 0 लग रही है। तो ये पूरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। या तो आप डायरेक्शन ये कंसिडर कर लीजिए या तो डायरेक्शन आप ये कंसिडर कर लीजिए। समझ रहे हैं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं है। यूनिकली माने कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी। अगर ये लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इस लाइन की 2 डायरेक्शन हो सकती है, या तो ये डायरेक्शन होगी या तो ये डायरेक्शन होगी। इस पूरी लाइन के अलोंग इस चार्ज पर v वेलोसिटी होने के बावजूद कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है इस पूरी लाइन के अलोंग। चाहे आप इस डायरेक्शन में जाइए चाहे इस डायरेक्शन में जाइए, तो मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन डिफाइंड हो गई। तो ये यूनिक डायरेक्शन नहीं हुई। यूनिक डायरेक्शन का मतलब समझते हैं, यूनिक डायरेक्शन का बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं, कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है। तो अगर आप 2020 में भी हैं तो भी ये याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की कोई एक सिंगल डायरेक्शन डिफाइन नहीं की गई अभी तक। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की कोई एक सिंगल डायरेक्शन खोजने में लगे। पर दिमाग में ये रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की एक स्ट्रेट लाइन की 2 डायरेक्शन हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ 2 डायरेक्शन दिख रही है। और ये डायरेक्शन पता कैसे लगाई, क्योंकि चार्ज के पास वेलोसिटी भी है। तो इस रीजन में, ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है,
इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में हमने अब क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। चलिए अब समझने चलते हैं, एक्सपेरिमेंट को और एक्सपैंड कर दें। एक्सपेरिमेंट को एक्सपैंड करें, हमने लेट कर लिया। अब हमने सपोज किया, लेट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इस रीजन ऑफ स्पेस में, इतने रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। और हमने कोई चार्ज को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, ठीक। ये कोई चार्ज है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया कुछ v वेलोसिटी से, कुछ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक, और थीटा एंगल पे चार्ज को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि अगर आप चार्ज को इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। तो ये लाइन क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो वहां से आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे अगर चार्ज को इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्ट किया तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है, तो ये लाइन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हो गई। अब हमने चार्ज को कुछ थीटा एंगल, तो ये लाइन आइडेंटिफाई हो गई। अब हमने कुछ थीटा एंगल पे क्या किया, v वेलोसिटी से चार्ज को प्रोजेक्ट किया। वेलोसिटी को हम तोड़ सकते हैं, v cos थीटा लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, जिससे एंगल बनाया उस पे v cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे क्या हो गया, v sin थीटा हो गया कि नहीं। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो रही होंगी अब तक, ठीक है। क्लियर हो रही हैं, बोलो। बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे ये बोला कि एक्सपेरिमेंट में क्या देखने मिला, फोर्स, जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस फील्ड के द्वारा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगली बात जो उनको समझ में आई, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इंक्रीज करती है अगर आप v sin थीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं। मतलब कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट में देखने मिल रहा है बेटा, किसमें देखने मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट में देखने मिल रहा है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसको फिगर को थोड़ा और ठीक से बना लेते हैं। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ये 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से बना लें। ये ठीक, ये चार्ज है Q और उसको प्रोजेक्ट किया गया कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है। तो v cos थीटा ये हो जाएगा, ठीक, और ये v और v sin थीटा ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। मतलब कि अगर आप v sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगी। अब समझने का प्रयास करिए। माने अगर आप यहां से थीटा एंगल बढ़ाते हैं, थीटा 0 से थीटा क्या करते हैं 30 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 60 डिग्री या थीटा 90 डिग्री करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। कैसे? साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है और उसके बाद थीटा 30 पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, एंगल बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही बोला कि अगर हम थीटा एंगल जब वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, किससे, वेलोसिटी वेक्टर का एंगल, वेलोसिटी वेक्टर का एंगल जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ये नोटिस किया जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बढ़ रही है। मतलब थीटा एंगल बढ़ाने पे वेलोसिटी वेक्टर से
मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बढ़ाने पे, ठीक है, एंगल बढ़ाने पे आपकी मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो रही है। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि थीटा एंगल जब आप इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। करके देख लीजिए, थीटा 0 डिग्री कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो देखिए कॉस की वैल्यू अगर आप क्या करेंगे, 0 से 90 बढ़ाएंगे, कॉस की वैल्यू 0 से 90 बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। करके देख चुके हैं आप, ये जानते हैं। थीटा 0 कितना होता है, 1, और थीटा 90 कितना होता है, 0। मतलब एंगल बढ़ाने पे कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो मतलब जब एंगल बढ़ा रहे थे तो यहाँ फोर्स इंक्रीज हो रही थी। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फोर्स बढ़ाने में, ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फोर्स बढ़ाने में। क्योंकि थीटा एंगल इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फोर्स इंक्रीज होगी। अच्छा, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब अगली बात, अगर इन्होंने और क्या करके देखा, देखिए इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज किया, तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। मतलब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इन सब को मिला के देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। कहां पर फोर्स लगेगी, किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड का ऑलरेडी रीजन है और इस चार्ज को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो फोर्स ज्यादा लगेगी। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फोर्स के लिए। मतलब फोर्स बढ़ेगी जब आपका ये थीटा एंगल बढ़ रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए, ठीक है। और फोर्स कब बढ़ेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो इन सबको मिला के देख लें, एफ एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी, दैट इज क्यू बी साइन थीटा इंटू बी। देखिए तीनों को मिला लिया, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया, दैट इज के क्यू वी साइन थीटा बी। क्लियर। के की वैल्यू मान लेते हैं 1, ठीक है, वैक्यूम में काम हो रहा है, वैक्यूम में नहीं, मान लेते हैं के की वैल्यू कितनी हो गई, 1। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग। तो एफ एम कितना हो गया, क्यू बी साइन थीटा हो गया। अब ये बताइए साइन थीटा एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, क्यू बी क्रॉस बी। मतलब कि क्लियर फंडा आपके समझ में अब आ रहा है। जो मैग्नेटिक फोर्स है, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, मैग्नेटिक फोर्स को एक वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी और वेलोसिटी के साइन वाले कंपोनेंट से पे डिपेंड कर रही है, साइन वाले कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो यहां से अगर साइन थीटा एब्जॉर्ब हुआ तो v क्रॉस b आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्योंकि जब साइन थीटा एब्जॉर्ब हुआ तो वेक्टर नोटेशन में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अगर यहाँ कॉस होता तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आता है, यहाँ साइन है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है आपको ये मालूम है 11th में। साइन थीटा यहां से अगर आप हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, तो एब्जॉर्ब होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, मुद्दा ये है, फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है चार्ज पे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको भी समझना आपके लिए बहुत
जरूरी है। तो चलिए फोर्स की डायरेक्शन आपको समझा देते हैं, फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलिए एक पेपर ले लें और उसके माध्यम से आपको फोर्स की डायरेक्शन समझा देते हैं। देखिए अब फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, इसको समझने का प्रयास करिएगा बेटा। ठीक है, देखिए यहां पे v वेक्टर ये रहा, देखिए v वेक्टर ये रहा, ठीक है, और b वेक्टर ये रहा। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार में। ठीक है बेटा, जब भी एक नियम फॉलो करोगे, हर जगह फॉलो करोगे, तो याद रखना एक नियम ही फॉलो करो। इस पूरे में डायरेक्शन निकाल, इस पूरे चैप्टर में डायरेक्शन निकालने के लिए एक नियम फॉलो करो अपने दिमाग में, वो सारे जगह पे एप्लीकेबल होगा। एक नियम सारी जगह पे एप्लीकेबल होगा। जानो सारे नियम। अप्लाई करने का जो तरीका है डायरेक्शन निकालने के लिए, वो सिर्फ एक है। वो ध्यान में अगर रख लिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी ये क्रॉस देखो, कहीं भी क्रॉस देखो, ठीक है, तो क्या लगा दो, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ या राइट हैंड थंब रूल लगाओ। जहां पे भी ये क्रॉस दिख जाए वहां दो नियम से डायरेक्शन निकाली जाती है। दो नियम से डायरेक्शन निकाल सकते हो, एक राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हो, ठीक, या फिर डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल लो या राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो, दोनों में से कोई एक नियम फॉलो कर सकते हो। देखिए दोनों ही नियम आसान है, दोनों ही नियम हम आपको बता के समझा देते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा ये देखिए बेटा, यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो देखो इनके बीच का एंगल कितना है, बी और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, थीटा एंगल है। और आपको करना क्या है, वी क्रॉस बी करना है। देखिए वी क्रॉस बी करना है ताकि आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकें। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये देखिए वी क्रॉस बी करना है, वी से क्रॉस करना है बी को, तब आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो जहां पे भी ये क्रॉस देखो, देखो तो क्रॉस इनके बीच में है, वी और बी के बीच में क्रॉस है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को पकड़ के वी ये रहा, वी क्रॉस बी करना है ना, वी क्रॉस बी करना है। तो वी को पकड़ के घुमा दो किसकी तरफ, वी को पकड़ के किसकी तरफ घुमा दो, बी की तरफ घुमा दो। कैसे घुमाओगे, देखो राइट हैंड थंब रूल पहले समझो, राइट हैंड थंब रूल समझो। ये जो आपकी चारों फिंगर है इसको ग्रिप बोलते हैं। ये चारों फिंगर को क्या बोलते हैं, ग्रिप। ये जो चार फिंगर दिख रही है इसको ग्रिप बोलते हैं, इसको थंब बोलते हैं। चार फिंगर इज ए ग्रिप एंड ये क्या हो गया, थंब। तो ये जो आपकी ग्रिप है, ग्रिप को वी क्रॉस बी के सेंस में घुमाओ। ये देखो ये घुमाया, ये घुमाया कि नहीं, ये देखिए ये ग्रिप वी से बी की तरफ घुमा रहे हैं, वी क्रॉस बी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में क्या है, वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी की तरफ आपने क्या किया, अपनी ग्रिप को घुमाया और थंब को परपेंडिकुलर टू द ग्रिप रखा। थंब को देखिए परपेंडिकुलर टू द ग्रिप रखा। अब देखिए ये, ठीक, तो ये जो थंब होगा वो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। वी क्रॉस बी के बाद जो थंब बता रहा है, देखिए आपने क्या किया, ग्रिप को वी क्रॉस बी की तरफ घुमाया, तो थंब आपका क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। देखिए मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, Z एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये क्या ले लें, Z एक्सिस ले लें, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है कि नहीं। अगर आप V क्रॉस B करेंगे तो बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कि नहीं, बिल्कुल। और जहां पे भी बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट देखो, ये राइट हैंड थंब रूल तुरंत लगा दो। देखो किनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा ना होता, बी क्रॉस वी होता, तब क्या करते,
बी क्रॉस वी होता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है। बी को पकड़ के क्या करते, बी क्रॉस वी करते, फिर बी को वी की तरफ घुमाते। मतलब कि बी देखो कहाँ है, बी ये रहा देखो, और वी कहाँ है, वी ये रहा। अब ये बताओ अपने हाथ को, हाथ की ग्रिप को कैसे घुमाना पड़ता, बी से वी की तरफ घुमाना पड़ता। तो ये देखिए ग्रिप को ऐसे घुमा दिया तो थंब किधर हो गया, अंदर की तरफ। तो फोर्स की क्या डायरेक्शन हो जाती, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाती। ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, अंदर की तरफ हो जाती। हो जाती कि नहीं, बिल्कुल हो जाती। तो अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनटू द प्लेन, इनटू द पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V and B एंड डायरेक्शन इज इनटू द पेपर। और ये डायरेक्शन क्या थी, V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या थी, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। देखिए कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक। तो यहां पे भी बेटा ये देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वहां पे राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए तुरंत। कैसे लगाना है तरीका बता दिया आपको। या तो अगर आपको नहीं लगाना है, ये नियम नहीं लगाना है। अच्छा आपने बोला सर V क्रॉस B, यहां पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो V क्रॉस B लिख दिया आपने, क्यू V क्रॉस B। अगर यहाँ चार्ज नेगेटिव होता बेटा, तो यहाँ चार्ज अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या आता है, एक नेगेटिव साइन आता कि नहीं फोर्स में। जब नेगेटिव साइन आता तो Fm इज इक्वल्स टू Q। अब ये नेगेटिव जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब होता है तो बदल जाता है, ये उलट जाता है, B क्रॉस V हो जाता है, हो जाता है। तो अगर ये चार्ज नेगेटिव है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो आपको B क्रॉस V करना पड़ेगा। तो B क्रॉस V करने के लिए क्या होगी, ये हमने तरीका बता दिया आपको अभी, ठीक है। B क्रॉस V करने के लिए आपको अपनी ग्रिप को B से V की तरफ घुमाना है। ये देखिए ग्रिप घुमाए और देखिए थंब किधर है, अंदर की तरफ। तो मतलब कि जो फोर्स होगी, मतलब जो फोर्स होगी इस नेगेटिव चार्ज पे, जो फोर्स लगेगी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी एंड इनटू द प्लेन होगी, इनटू द प्लेन मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, दैट इज कंटेनिंग V and B। अब ये याद रखना है जो फोर्स होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, किसके, वेलोसिटी के, और किसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। ये बात गांठ मान के रख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ भी निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ भी निकलेगा तो आप ये याद रखिए कि वो जो फोर्स होगी वो हमेशा फोर्स क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी। क्लियर बात समझ पा रहे हैं बच्चों, बोलो क्लियर बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा तो हमने सीखा क्या, डायरेक्शन सीख ली, ठीक, डायरेक्शन सीख ली। अब देखिए मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ा। यहां से हमको फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला मिल गया। अच्छा आपने बोला सर आपने हमको राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों नहीं पढ़ाया, राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों नहीं पढ़ाया। देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल कुछ मत करिए। ये क्या है V वेक्टर, ये क्या है B वेक्टर, क्लियर समझ में आ रही है बात। आपको कैसे घुमाना है, V को B की तरफ घुमाना है, V क्रॉस B करना है। देखिए क्रॉस V से B के, V को B की तरफ घुमाना है, V को B की तरफ घुमाना, एक स्क्रू लीजिए, ये स्क्रू लिया आपने। अब V को B की तरफ घुमाएंगे तो इस स्क्रू को किधर की तरफ घुमाइए, V से B की डायरेक्शन। ये देखिए V से B की डायरेक्शन में स्क्रू बाहर खुल रहा है कि नहीं, स्क्रू बाहर खुल रहा है कि नहीं। ये देखिए एक स्क्रू रखिए, ठीक है, और इसको किधर घुमाइए, ऐसे घुमाइए। इस स्क्रू को कैसे घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है। कैसा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि V से B की तरफ घूमना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो आप स्क्रू को किधर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ खुलेगा, खुलेगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से भी आप डायरेक्शन बता सकते हैं। अच्छा अगर आपको B क्रॉस V करना है तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो फोर्स F इक्वल्स टू क्यू V B क्रॉस V हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी।
तो उस केस में बी से बी की तरफ घुमाना है। जब बी से बी की तरफ घुमाना है तब क्या होगा, बी से बी की तरफ घुमाना है तो ये देखिए बी से बी की तरफ घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखिए बी से बी की तरफ घुमाना है, बी को बी की तरफ घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज। तो अब ये देखिए हमने स्क्रू रखा, स्क्रू का देखिए पॉइंटेड एंड रखेंगे दोनों के कनेक्टिंग, दोनों वेक्टर के कनेक्टिंग पॉइंट पे, कनेक्टिंग पॉइंट पे ये हो गया, ठीक है। दोनों वेक्टर के कनेक्टिंग पॉइंट पे हमने क्या रख दिया, स्क्रू को रख दिया। अब देखिए बी को बी की तरफ घुमाएंगे, मानिए इस स्क्रू को हमको कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो देखिए हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, स्क्रू कस रहा है अंदर की तरफ, कस रहा है कि नहीं, माने अंदर की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स, अंदर की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, होगी कि नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई आपके, मतलब कि अब जो फोर्स है, फोर्स हमेशा, एक बात समझ लो कि फोर्स क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है, या तो माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग या तो प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग। मतलब किसके किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फोर्स। या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा या नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स होगी। यही दो डायरेक्शन फोर्स की हो सकती है। इतनी बातें समझ के चलिए। अच्छा, तो यहां से हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझा। तो एक फॉर्मूला बनाया किसके बीच में, फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और चार्ज के बीच में एक फॉर्मूला आया। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बना कि नहीं। तो इस चार्ज पे अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर ले तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, F बाई क्यू वी साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, क्यू वी साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स मालूम है, चार्ज मालूम है, स्पीड मालूम है, एंगल मालूम है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल किनके बीच का है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी टेस्ला होती है, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और इसकी यूनिट कौन सी होती है, कई यूनिट होती है। एक यूनिट होती है वेबर मीटर -2, एक यूनिट होती है वेबर मीटर -2। वेबर किसकी यूनिट है, वेबर यूनिट फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये बाद में पढ़ेंगे कि ये यूनिट कहां से आ रही है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स से यूनिट बन के आ रही है। तीसरी आप यूनिट नॉर्मली ले सकते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड्स, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड्स। एक यूनिट ये हो सकती है इसी फॉर्मूले से, न्यूटन इसकी, कूलम, कूलम सेकेंड्स इसकी, ठीक है। देखिए चार्ज की क्या होती है, आई इंटू चार्ज की क्या यूनिट हो सकती है, कूलम, तो कूलम उसकी यूनिट लिख लिए। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो यहां पे रख के देख लेंगे तो वहां से ये यूनिट निकल के आई, ठीक है। न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड। तो इसकी यूनिट के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। डायमेंशन क्या होता है, एक मिनट डायमेंशन भी जान लीजिए। MA-1 T-2, MA-1 MA-1 T-2, ये डायमेंशन है किसका, ये डायमेंशन है फील्ड का, डायमेंशन है MA इनवर्स T-2। मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड को आपने समझ लिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने आपको जानकारी यहाँ पे दी है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान में रख लेना बेटा। ध्यान में क्या रखने वाली है, अगर बाई चांस ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है कोई बी वेक्टर, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर आपको ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करने से सी वेक्टर मिल रहा है, ठीक है।
तो यहां जो क्रॉस का साइन देख रहे हो, तुरंत कौन सा नियम लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल तुरंत लगा दो। ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ को क्या कर दो? घुमा दो। ए क्रॉस बी करना है तो ये थंब क्या बताएगा? जो क्रॉस करने से इधर आपको मिल रहा है उसकी डायरेक्शन बताएगा। ए क्रॉस बी करने से सी की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये देखिए डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये सी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है प्लस z एक्सिस के। अगर बी क्रॉस ए करना है तो समझा दिया आपको, बी क्रॉस ए करने से क्या होगा। बी क्रॉस ए करना है माने इधर घुमाना है, तो बी से ए की तरफ अपने ग्रिप को घुमाओ। अंदर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात ध्यान में रखनी है। किसकी बात ध्यान में रखनी है? क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बायो सॉवर्ट्स लॉ पढ़ते हैं। बायो सॉवर्ट्स लॉ, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। बायट सॉवर्ट लॉ ये क्या है? बायट और सॉवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ठीक है, मिला के एक लॉ बनाया। ठीक है, मिला के एक लॉ बनाया है। अच्छा, ये लॉ क्या बताता है इसको समझा देते हैं। एक्चुअल में ये लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला देता है। क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला देता है। ठीक है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड? इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपकी कोई एक वायर है, ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है। कितनी लंबी है हमको उससे अभी मतलब नहीं है। ये एक वायर है, वायर की लेंथ एक्स वाई है। ठीक है, ये एक वायर है जिसमें करंट दौड़ रही है। जिसमें क्या दौड़ रही है? करंट दौड़ रही है। ठीक है, कितने अमाउंट की करंट दौड़ रही है? आई अमाउंट की करंट दौड़ रही है। ठीक है, तो एक वायर है जिसमें करंट दौड़ रही है। अच्छा, ये वायर अपनी सराउंडिंग में क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिच। ठीक, ये जो वायर है इसमें जब करंट दौड़ रही है तो ये अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। बाई चांस ये कोई पॉइंट ले लें, पी पॉइंट, ये एक जनरल पॉइंट लिया है स्पेस में। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? ये वायर बना रही है। ये पूरी वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी इस पी पॉइंट पे। बिल्कुल, वायर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ बना रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। अब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला किसने दिया? बायो सॉवर्ट्स लॉ ने दिया। एक लॉ बन गया। ये एक एम्पिरिकल लॉ है, मैथमेटिकल लॉ है। ठीक है, एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल माने कई बच्चे नहीं समझ पाते। एम्पिरिकल का मतलब वो होता है जो प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड किया जाए, जो फॉर्मूला प्रैक्टिकली बनाया जाए, प्रैक्टिकल करके जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि प्रैक्टिकल लैब में बैठे हैं और उन्होंने एक वायर ली, वायर में करंट दौड़ाई और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे दिया। ठीक, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी उसी के बेसिस पे क्या बना दिया? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया। इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब मैथमेटिकल प्रूफ मांगेंगे आप तो वो नहीं है। बस हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया, उसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे क्या दे दिया? फॉर्मूला बना दिया। तो ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हैं बात को? चलिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया। एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, ये एक बहुत छोटा एलिमेंट है। ये एलिमेंट कितना है? डीएल एलिमेंट। इसको क्या बोल रहे हैं? डीएल एलिमेंट। इस वायर से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक, बहुत छोटा एलिमेंट लिया, डीएल एलिमेंट लिया। ठीक है, इस डीएल एलिमेंट के लिए इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इस डीएल एलिमेंट के लिए, इस डीएल एलिमेंट में जितनी करंट आ रही है वो कितनी है? आई करंट आ रही है। अरे पूरी वायर में आई करंट है तो इस डीएल एलिमेंट में भी आई करंट होगी, होगी कि नहीं? अच्छा, ये जो हमने डीएल एलिमेंट लिया है इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट
एलिमेंट। अब देखो मतलब कि यहां पे हम देखो एक डीएल एलिमेंट लिए, उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट ही तो फ्लो होगी। अरे पूरी वायर में कितनी करंट है, आई करंट है, तो इस स्मॉल पोर्शन में भी आई करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो एक बहुत छोटा एलिमेंट डीएल लिया, उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही, तो आई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्या किया, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, माने डीएल में आई का मल्टीप्लाई किया तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, और वो वेक्टर क्वांटिटी का नाम क्या रखा गया, करंट एलिमेंट। क्या रखा गया, करंट एलिमेंट, मतलब एक छोटा सा करंट का एलिमेंट है। तो यहां पे हमने क्या लिया, एक करंट एलिमेंट लिया। ये करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आनी भी चाहिए। तो एक वायर ली थी, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है, माने एक डीएल पोर्शन लिया, उसमें करंट का मल्टीप्लाई किया तो ये करंट एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब हमको पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया वो समझाएंगे। ये पी पॉइंट मान लेते हैं कुछ एंगल बना रहा है करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से एंगल बना रहा है पी पॉइंट वाली लाइन। इस लाइन को क्या बोल दें, आर वेक्टर। क्या बोल दें, आर वेक्टर। इस लाइन की डायरेक्शन ये दे दें। तो ये आर वेक्टर करंट एलिमेंट वेक्टर से क्या बना रहा है, कुछ थीटा एंगल बना रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब इन्होंने ये नोटिस किया कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगी, डीबी। डीबी क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। डीबी क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो खाली मैग्नीट्यूड की बात करें। अच्छा, इतनी स्मॉल पोर्शन ऑफ द वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्मॉल बन रही है। कितनी बन रही है, डीबी बन रही है, बिल्कुल डीबी बनेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB is directly inversely proportional to 1/r²। ये एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला है, हमने कुछ नहीं किया, ये एक्सपेरिमेंट में देखने मिला। क्या देखने मिला, अगर आप वायर में करंट बढ़ाएंगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पे बढ़ जाएगी, ये देखने को मिला। ठीक है, वैल्यू इस पी पॉइंट पे बढ़ गई। डीएल, अगर आप करंट एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा लेंगे, करंट एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कुछ ऐसा देखने को मिला। कुल मिला के करंट एलिमेंट अगर थोड़ा बड़ा लेंगे, करंट एलिमेंट थोड़ा बड़ा लेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये बातें क्लियर हो गई आपके, बिल्कुल। साइन थीटा, एंगल बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब कि एंगल बढ़ाने से, एंगल इंक्रीज करने से, ठीक है, एंगल इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऐसा भी बनाने का प्रयास किया था, यही किया कि एंगल बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखने मिल रहा था। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब कि ये p डिस्टेंस जितना दूर कर देंगे आप करंट एलिमेंट से, ये p डिस्टेंस जितना दूर कर देंगे उसके स्क्वायर के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ का रिलेशन फॉलो हो रहा है। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ का रिलेशन फॉलो हो रहा है तो ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करती थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करती थी। तो मतलब इन सब को एक साथ मिला दिया जाए, अगर ये पॉइंट दूर करेंगे तो आप समझ रहे हैं करंट एलिमेंट से ये p डिस्टेंस दूर करेंगे तो स्क्वायर के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। ठीक है, इन सारे पॉइंट को एक साथ मिला दें तो क्या होगा, देखिए, dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई r², यही तो होगा। अब यहां से क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आएगा, KIDL साइन थीटा बाई r²। यही बायो-सॉवर्ट्स लॉ बोलता है कि एक स्मॉल एलिमेंट के थ्रू, अच्छा बायो-सॉवर्ट्स लॉ अप्लाई कहां किया जाता है, हमेशा स्मॉल एलिमेंट के थ्रू
मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायो सॉवर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। ध्यान में रख लीजिए, इतनी बड़ी वायर की आपको मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालनी है तो आप बायो सॉवर्ट्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। एक स्मॉल एलिमेंट उस वायर का लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट पर बायो सॉवर्ट्स लॉ लगाएंगे। तो हमेशा बायो सॉवर्ट्स लॉ वैलिड कब है? एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा, एक स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, अब ये k की वैल्यू कितनी होती है, ये k की वैल्यू आपको हम जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई होती है। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई होती है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये एसआई सिस्टम में चल रहे हैं। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? परमिटिविटी। यहाँ क्या है? परमेबिलिटी। इसको भी समझाएंगे पर अभी नहीं, आगे आने दीजिए टर्म्स, तो परमेबिलिटी के बारे में आपको बहुत जल्दी समझा देंगे हम। ठीक, तो म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी, और 4 पाई क्या है? एक कांस्टेंट है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो गई है। के की वैल्यू एसआई सिस्टम में हमने बताई है बेटा। ठीक है, और ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। यूनिट होती है वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रखिए, वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर कह सकते हैं टेस्ला एम्पियर इनवर्स और टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। ये भी यूनिट होती है म्यू नॉट की, या तो ये यूनिट होगी या तो ये यूनिट होगी, दोनों में से कोई यूनिट आप फॉलो कर सकते हैं। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये बायो सॉवर्ट्स लॉ की मदद से हमने क्या कैलकुलेट किया? बायो सॉवर्ट्स लॉ हमेशा एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा हमने पी पॉइंट पे क्या निकाल लिया? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना लिया। ये फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, ये ध्यान में रख लीजिए। ये फॉर्मूला एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए। अब यहां से आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं बेटा? अब आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं? इसको किस में चेंज कर सकते हैं? इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, अपॉन आर का क्यूब। ये वेक्टर नोटेशन में आप लिख सकते हैं बायो सॉवर्ट्स लॉ को। आई डी एल क्रॉस आर माने डीएल और आर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यूनिट वेक्टर कैसे दिया जाता है? आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर। ठीक है, तो ये इससे बन के क्या हो गया? आर क्यूब हो गया, और ऊपर एक आर वेक्टर बना, और ये साइन थीटा क्या हुआ? हटा तो क्रॉस प्रोडक्ट आया। साइन थीटा हटा तो क्रॉस प्रोडक्ट आया। किनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट? करंट एलिमेंट और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच। ठीक है, अब इस B की डायरेक्शन इस P पॉइंट पे, खाली इसी P पॉइंट पे बोल रहे हैं, B की डायरेक्शन इस P पॉइंट पे कैसे बताई जाएगी? कैसे बताई जाएगी बच्चों? देखो इधर क्रॉस रूल है, क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है कि नहीं? क्लियर? डायरेक्ट क्या लगा दीजिए? राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लेते हैं। अच्छा, डीएल कहाँ है? देखिए डीएल की डायरेक्शन ये रही, देखिए पेन जो डायरेक्शन है। अच्छा, जो करंट की डायरेक्शन होगी बेटा, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही आइडियल करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। जो करंट की डायरेक्शन वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। देखिए करंट की ये डायरेक्शन है तो करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट एक वेक्टर है, करंट एलिमेंट की ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, अब आर वेक्टर की क्या डायरेक्शन है? आर वेक्टर की ये डायरेक्शन है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं।
अब इसी को इस पॉइंट पे शिफ्ट करो। पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो क्या करना है, डीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर। आईडीएल कहाँ है, देखो आईडीएल क्रॉस आर करना है। देखो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। आईडीएल वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा। इस पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगा दो। देखो आईडीएल को किसकी तरफ घुमाओ, आईडीएल को किसकी तरफ घुमाओ, आर की तरफ घुमाओ। इस पी पॉइंट पे रखो, आईडीएल वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा। आईडीएल वेक्टर को आर की तरफ घुमाओगे तो अंदर की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होगी वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, कंटेनिंग परपेंडिकुलर टू आर एंड आईडीएल वेक्टर। मतलब कि इस पी पॉइंट पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी। इस पॉइंट पे, खाली इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो देखिए आईडीएल क्रॉस आर करने से आपको क्या मिल गई, परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन मिल गई। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये देखिए अंदर की तरफ दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ होगी। देखिए ऐसे करिए तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी है वो आईडीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, आईडीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो आईडीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ होगी, इनटू द बोर्ड होगी, और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी और आईडीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो ये तरीका हमने बता दिया। और एक बात बहुत ध्यान से रखिए, बायो सॉवर्ट्स लॉ हमेशा एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, करंट एलिमेंट के। छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए वायर का, उसमें कितनी करंट आ रही है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, पूरी वायर द्वारा नहीं। अब मजा क्या आया, मजा ये आया कि आपको बायो सॉवर्ट्स लॉ ने एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा क्या दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, इसको इंटीग्रेट कर दो, एक स्मॉल एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी वायर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल में और उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी वायर के लिए। इंटीग्रेट करने से पूरी वायर का इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो बायो सॉवर्ट्स लॉ हमेशा स्मॉल एलिमेंट के लिए वैलिड है, याद रखो, बार बार बोल रहे हैं, वरना बाद में नहीं बोलना कि बताया नहीं। स्मॉल एलिमेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्मॉल एलिमेंट के थ्रू क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको पूरी वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, पूरी वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे उसमें हम लोग फाइनाइट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बायो सॉवर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल से, बायो सॉवर्ट्स लॉ के नियम कानून से। तब तक के लिए धन्यवाद।